मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे महाराज, आपको भोजन नहीं मिल रहा? ये कैसी हालत है आपकी? आप तो कहते थे कि हम तो पकवान खाते हैं, गरीबों को ले जाओ। क्यों महाराज, नसीब में ना होना तो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। किसी समय में सुल्तानगढ़ राज्य में महाराज वीर प्रताप का राज हुआ करता था। महाराज वीर प्रताप एक बहुत ही घमंडी और सख्त राजा थे। उनके राज्य की प्रजा, महिलाएं, साधु संत, फकीर सब उनसे ग्रस्त थे। हर कोई बस यही कामना करता था कि किसी तरह वीर प्रताप को सिंहासन से हटा दिया जाए। लेकिन सुल्तानगढ़ राज्य जैसे मजबूत और सैनिकों से भरपूर राज्य पर कोई भी राजा हमला करने का विचार ही नहीं करता था। राजा वीर प्रताप हर वक्त चापलूस मंत्रियों से घिरे रहते थे, जिससे मंत्री अपने फायदे के कानून बनाकर राज्य में लागू करते रहते थे। महाराज की जय हो। महाराज, राज्य में इस बार आम बड़ी अच्छी संख्या में हुए हैं। राज्य के घर घर में आमों की खूब पैदावार हुई है। ठीक है, लेकिन आमों की अच्छी खासी संख्या से हमें क्या लेना देना? अरे आप तो हमें यह बताओ कि उन पर लगान कितना लगा रहे हो? सही समझे आप महाराज। हमने तय किया है कि जिसके घर में 2 टोकरी से ज्यादा आम हुए तो 2 टोकरी छोड़कर बाकी की टोकरियां हमारी होंगी। वाह अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। महाराज ने मंत्री को इस कानून को अपनी शाही मुहर लगाकर जारी कर दिया और राज्य में रहने वाले लोग भी इस कानून से परेशान हो गए। उसी राज्य में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। जब से उसने कानून के बारे में सुना, वो भी परेशान हो गया था। अरे मुझे लगा था कि इस बार इतने आम हुए हैं कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन ये क्रूर राजा इन्हें भी लूट लेना चाहता है। अब हम क्या कर सकते हैं? आखिर हमें रहना भी तो इसी राज्य में है। ये राजा हम जैसी दुखी प्रजा को राज्य से जाने भी नहीं देता। बंदी बनाकर रखा है इसने हमें। अरे क्या कहूं मैं, पता नहीं हमारा नसीब ही कैसा है। हमारे नसीब में कोई खुशियां ही नहीं हैं। हम तो किसी का बुरा भी नहीं करते, फिर भी हमारे नसीब में दुख ही है। और वो राजा जिसने इतने बुरे काम किए, उसके बाद भी उसके नसीब में सुख सुविधाएं और सिंहासन सब कुछ है। एक शाम महाराज अपने महल की छत पर घूम रहे थे। तभी वे गुस्से से नीचे आए और तुरंत सभा बुलाकर बोले, मंत्री जी, आप फौरन छत पर जाइए और ये देखिए कि छत के सामने किसका घर नजर आता है। मंत्री तुरंत महल की छत पर गए और नीचे लौट आए। महाराज, सामने तो किसी आदमी का घर लगता है। हाँ बिल्कुल, वही घर हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, हमें छत पर घूमने में अच्छा नहीं लगता है। मंत्री, तुम एक काम करो, उस घर को वहां से हटवा दो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज ने जैसे ही आदेश दिया, मंत्री कुछ लोगों को लेकर उसके घर के पास पहुंचा। वह घर किसी और का नहीं बल्कि रामू का ही था। तो रामू, तुम्हें यहां से कहीं और जाना होगा। अब देख लो तुम कहां जाना चाहते हो। क्या? अरे ये क्या बात हुई? तुम हमें घर से निकाल रहे हो? ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, हमारे पास महाराज का आदेश है, तुम्हें यह घर खाली करना होगा। लेकिन क्यों? इसके पीछे कोई कारण तो होगा। कारण यह है कि जब महाराज महल की छत पर टहलने के लिए जाते हैं, उस वक्त तुम्हारा यह घर
उनकी नजरों में आता है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो तुम्हें यहां से जाना होगा। हम ये घर तोड़ने वाले हैं। ये कैसी बेरहमी है? हम कहाँ जाएंगे? अरे अब कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे वो सब हम कुछ नहीं जानते। सीधी बात है, महाराज का आदेश है तो तुम्हें यहां से जाना होगा, मतलब जाना होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। सैनिकों, इन्हें यहां से भगा दो, निकालो इनको यहां से। मंत्री की बात सुनकर सैनिकों ने सुनीता और रामू के घर का सामान बाहर फेंक दिया और उन्हें घर से बेघर कर दिया। सुनीता और रामू एक झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए थे। और क्या क्या दुख लिखे हैं हमारे जीवन में। अरे क्या बोलूं सुनीता, क्या बोलूं, पता नहीं अब क्या दिन देखने के लिए बचे हैं इस जीवन में। कैसा दुखियारा जीवन है ये। रामू और सुनीता जैसे तैसे झोपड़ी में अपने दिन काट रहे थे, तभी राज्य में अचानक से बरसात पड़ गई और बाढ़ जैसे हालात हो गए। गांव के सभी लोग परेशान रहने लगे। महाराज से मदद की उम्मीद में लोग महल के सामने खड़े हो गए। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज हमारी मदद कीजिए। महाराज हमारे घर डूब गए हैं, अन्न भी भीग गया है। अरे सब खराब हो गया है महाराज, हमारी मदद कीजिए महाराज। महाराज, महल के बाहर लोग खड़े हैं और मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। अरे उम्मीद लगा रखी है तो मैं क्या करूं? देखिए मंत्री जी, हमारा खजाना उनके लिए नहीं है। हमने इतनी मेहनत से ये जो भंडार अनाज के भरे हुए हैं, ये उनके लिए नहीं भरे हुए हैं। हटवाइए उन्हें महल के सामने से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं भूखे नंगे। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री ने तुरंत ही महल के बाहर से लोगों को धुतकारना शुरू कर दिया। महाराज के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। कैसे राजा हैं वो? क्या वो हमारी मुसीबत में भी मदद नहीं कर सकते? अरे उनका नसीब अच्छा है कि वो राजा है, और तुम लोगों का नसीब खराब है जो तुम लोगों को प्रजा के रूप में जन्म मिला है। ये क्या बात हुई? अरे नसीब तो अपना अपना होता है मंत्री जी, हर किसी का एक सा नहीं रहता है। एक दिन दरबार में पड़ोसी राज्य का दूत महाराज से मिलने आया। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा अमर सिंह का दूत उनका संदेश लेकर आया है। संदेश में क्या है? संदेश में है महाराज कि उनके राज्य में जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आपने नदी का पानी रोक लिया है। वो चाहते हैं कि आप जल संधि कर लें। जल संधि कर लें? अच्छा, मंत्री जी ये बताइए कि हमारे पास कितने सैनिक हैं? यही कोई 1 लाख। और अमर सिंह के यहां? उनके यहां यही कोई 50,000। ठीक है, तो उनकी संधि को अस्वीकार कर दो। हम उनसे कोई संधि नहीं करना चाहते हैं। और उनको बोल दो कि नदी हमारे राज्य से निकलकर उनके राज्य में जाती है। इसका मतलब नदी हमारी है और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। वाह महाराज, वाह 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 वाह, क्या बात कही है आपने। राजा वीर प्रताप ने अमर सिंह की संधि को ठुकरा दिया और नदी का पानी भी रोक दिया। अमर सिंह को इस बात से बहुत गुस्सा आया।
और वो अपने दरबार में मंत्रियों से सलाह ले रहे थे। अगर उन्होंने पानी नहीं दिया फिर तो हमारे राज्य में सूखा पड़ जाएगा। महाराज, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो भरपूर सेना भी नहीं है। उनकी सेना तो दुगनी है हमसे। सेना दुगनी हो तो क्या हुआ? हमने जो काम करने को कहा था वो हुआ या नहीं? हाँ महाराज, हमारी योजना सफल हो चुकी है। बस, तो फिर हमले की तैयारी करो। अमर सिंह ने राजा वीर प्रताप के राज्य पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। राजा वीर प्रताप के अत्याचार सभी लोगों पर बढ़ते ही जा रहे थे। राज्य में सिर्फ रामू और सुनीता ही नहीं, बल्कि प्रजा के और भी लोग भी ऐसे अपने जीवन के लिए अपने नसीब को बुरा बताते रहते थे। राजा के अजीबोगरीब नियम आते रहे और दिन बीतने लगे। एक दिन राज्य में बहुत ही सिद्ध संत का आगमन हुआ। प्रजाजनों ने उनके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार स्वागत किया। प्रजा के लोगों का प्यार देखकर संत ने कुछ दिन राज्य में ही प्रवचन और भक्ति करने का निर्णय ले लिया। अरे सुनिए ना, पास में ही एक बहुत ही अच्छे संत आए हैं। वो इतने अच्छे प्रवचन सुनाते हैं कि लोग मंत्र मुग्ध होकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं। दुख भूलने में और दुख खत्म होने में बहुत अंतर है सुनीता। वैसे भी साधु के प्रवचन से कौन सा हमारी किस्मत चमक जाएगी? थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हमें अच्छा लगेगा ना। चलिए ना आप भी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलता हूं मैं। ठीक है, चलता हूं। रामू और सुनीता संत के प्रवचन सुनने पहुंच गए। वहां काफी भीड़ थी, लेकिन सभी लोग शांति से साधु की बात सुन रहे थे। आप सभी लोगों के जीवन में बहुत समस्याएं होंगी, लेकिन आपकी समस्याओं का हल भी आपके ही पास है। क्या समस्याओं का हल हमारे पास है? वो कैसे? हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये राजा है। इसके ये अटपटे नियम हैं। क्या इसके लिए कोई उपाय है आपके पास? इसका उपाय ये है कि तुम लोगों को स्वीकार करना होगा कि तुम लोगों को जो भी दुख मिल रहे हैं वो सब तुम्हारे नसीब का खेल है। तुम्हारी किस्मत में अगर 2 रोटी नहीं है तो 4 रोटी आकर भी चली जाएगी। खुश रहने के लिए तुम लोग 4 रोटी का लालच त्याग कर जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। तो क्या हमें इस राजा के अत्याचार सहने ही पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। किस्मत का पहिया घूमते देर नहीं लगती। राजा भी रंक हो सकता है, बस समय आने पर। जब तक समय नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। संत के ऐसे प्रवचन सुनकर प्रजाजनों को थोड़ा सा आराम मिलता था। धीमे धीमे संत की बातें महल जाने लगी और मंत्रियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, राज्य में आपके लिए बगावत की बातें हो रही हैं। क्या हमारे खिलाफ बगावत? किसकी इतनी हिम्मत हो गई है? महाराज, राज्य में कोई संत आया है जो लोगों से कहता है कि राजा को रंक होने में कोई देर नहीं लगती। क्या कहा? अरे ये तो हमें सिंहासन से हटाना चाहता है। फौरन तुरंत ऐसे संत को मेरे सामने पेश करो, लेकर आओ। मंत्रियों ने सैनिक भेजकर संत को पकड़ लिया और उन्हें राजा के सामने पेश किया। बताओ, क्या कह रहे थे तुम? राजा को रंक बनते देर नहीं लगती? क्या तुम जानते नहीं कि हम एक
शक्तिशाली राजा है। कोई भी हमारे राज्य की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता, और तुम एक मामूली से संत होकर कहते हो कि हमारा भी वक्त आएगा। महाराज, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूट ही जाता है। आप भी धन दौलत के कारण कुछ देख नहीं सकते, इसीलिए आप एक तरह से अंधे ही हैं। संत की ऐसी बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और तेज हो गया और उन्होंने कहा, सैनिकों, कैद खाने में डाल दो इसे, और ये जीवन भर कैद खाने में रहेगा और देखेगा कि कैसे हम राज करते हैं इस राज्य पर। ले जाओ इसे। संत के कैद खाने में कैद होने की बात प्रजा के लोगों तक पहुंच गई और सभी लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन कोई राजा के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। अरे भाई, संत ने महाराज का क्या बिगाड़ा था? क्या संत के नसीब में भी कैद खाने में जाना लिखा था? अब कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मैं जाऊंगा उस राजा से बात करने। रामू गुस्से से तमतमाता हुआ महल के द्वार पर जा पहुंचा। रुक जाओ, कौन हो तुम और दरबार में कैसे आ गए? महाराज, मैं आपकी ही प्रजा का आदमी हूं। आपने कैद खाने में एक संत को कैद किया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ दें, उनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, और तुम कौन हो जो उनके लिए सफाई देने आए हो? क्या तुम कहीं के राजा हो कौन तुम? नहीं, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं महाराज। तो फिर यहां से निकल जाओ। मैं किसी गरीब को अपने दरबार में खड़ा नहीं देख सकता। निकल जाओ। महाराज की बात सुनकर रामू को बुरा लगा, तो उसने कहा, देखना, एक दिन तुम भी गरीब बनोगे। अभी तुम बहुत पकवान खाते हो ना। अरे, तुम्हें सूखी रोटी तक नसीब नहीं होगी। एक दिन तुम गरीब बनोगे, गरीब। फिर तुम्हें एहसास होगा। सैनिकों, अभी के अभी इस गरीब को मेरी नजरों से दूर हटाकर कैद खाने में बंद कर दो। ले जाओ इसे। रामू को भी कैद खाने में बंद कर दिया गया और समय बीतने लगा। सुनीता महल के दरवाजे पर घंटों खड़ी रहती, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वह रोज महल आती और लौट जाती। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए और एक दिन महाराज, 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 हमारे गुप्तचरों ने हमको धोखा दे दिया और शत्रु राज्य को हमारे राज्य के सारे भेद बता दिए। क्या? अब ये क्या कह रहे हो? अब हम क्या करें? हमारे राज्य पर कभी भी हमला हो सकता है महाराज, और हमारे सैनिकों ने भी लड़ने से मना कर दिया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्री जी, ये तो अब आप ही कुछ कीजिए। ये क्या हो गया? महाराज, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मंत्री पद त्याग रहा हूं। अगर दुश्मनों ने मुझे महल में काम करते देखा तो हो सकता है कि वो मुझे भी खत्म कर दें। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं महाराज। अब आप देखिए क्या करना है। मैं जा रहा हूं। मंत्री जी, रुकिए। अरे रुको मंत्री। अरे, सबसे बड़े गद्दार तो तुम हो। मैं अपना सिंहासन नहीं छोड़ूंगा किसी के डर से। राज्य के सैनिकों ने लड़ने से इनकार किया और मंत्री भी महाराज का साथ छोड़कर जा चुके थे। दुश्मन राज्य के राजा अमर सिंह सुल्तानगढ़ की सीमाओं को पार कर राज्य में आ चुके थे। अरे वीर प्रताप, किसी राजा की इससे बुरी दशा और क्या होगी कि उसके सैनिक उसका साथ छोड़कर जा चुके हैं और उसके पास कोई मंत्री भी नहीं है।
तुम्हें तो अगर मैं बंदी भी बनाऊंगा तो भी कोई डर नहीं है। हम संधि के ऊपर विचार कर सकते हैं ना? संधि? क्या तुम भूल गए जब तुमने मेरे राज्य में आने वाले पानी का रास्ता रोका था और मैंने कहा था कि मेरी प्रजा प्यासी मर जाएगी, तो तुमने क्या कहा था? अरे मरे तो मर जाए, ये हमारे यहाँ का पानी है, हम जो चाहे वो करेंगे। तो अब मुझे तुम्हारे साथ कोई संधि नहीं करनी है। अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। अमर सिंह, देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे अधीन रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। अमर सिंह वीर प्रताप को सिंहासन से हटाकर खुद उस पर विराजमान हो गए और अपने मंत्रियों को आदेश देते हुए बोले, मंत्री जी, इनके सारे आभूषण छीनकर और मुंह काला कर इन्हें राज्य में छोड़ दो। महाराज वीर प्रताप को नए राजा के आदेश अनुसार राज्य में ही छोड़ दिया गया और प्रजा उन्हें इस हालत में देखकर खुश थी। लेकिन सुनीता को अभी भी चैन नहीं पड़ा था। रामू अभी भी कैद खाने में था। सुनीता नए महाराज के पास पहुंची और बोली, महाराज, आप मेरे पति को कैद खाने से मुक्त कर दीजिए। उन्हें बेवजह ही कैद किया गया था। ठीक है मंत्री जी, इस राज्य में जिस किसी को भी बिना किसी गलती के कैद किया गया है, उसे आज से ही आजाद कर दिया जाए। अमर सिंह ने रामू और संत के साथ कई लोगों को आजाद कर दिया। रामू ने खुश होकर नए महाराज को धन्यवाद कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने उस क्रूर राजा से हमें मुक्ति दिलाई।